नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सम्राट आईएएस, सम्राट एजुकेशन वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी इंडिया स्लोवाकिया के रिलेशन के ऊपर। जैसे कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूरोप की विजिट पर हैं, राइट। तो वो फ्रांस गए और फ्रांस में एक मीटिंग अटेंड करी जिसको हमने भी कवर किया था कुछ दिन पहले, ठीक है। नीस शहर में, वहाँ पर फ्रांस के अंदर। और फिर उसके बाद स्लोवाकिया गए। तो जब से स्लोवाकिया आज़ाद हुआ है, चेकोस्लोवाकिया पहले एक कंट्री हुआ करती थी, तो वहाँ से स्लोवाकिया एक अलग कंट्री बन गई 1993 में। तो उसकी इंडिपेंडेंस के बाद ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्लोवाकिया की यात्रा करी। तो आइए इंडिया स्लोवाकिया के रिलेशन को विस्तार में समझते हैं। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है किस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफेंस टेक, लेबर मोबिलिटी, इन सब के क्षेत्र में एक पार्टनरशिप बनाने की बात हुई है ना। अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम साइन हुआ इन सब क्षेत्रों में, ठीक है। और जो अपना भी व्यापार है, उन सब चीज़ों को एक्सपांड करने की बात हुई। तो वो यहाँ पे द हिंदू की न्यूज़ थी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बायलैटरल टॉक करी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से। मतलब वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर ही हैं मेन हेड। तो वहाँ पे इंडिया जैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम भी वर्क करता, ठीक है, स्लोवाकिया के अंदर। तो उनके बीच में कोऑपरेशन इन सेक्टर लाइक ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि जो स्लोवाकिया एक बहुत बड़ा हब है जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स की जो हैं, आप जितनी भी वॉल्क्सवैगन हो गया और भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गई, उनका एक हब है बनने का, है ना। बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स का। रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी। और अभी कुछ ही महीनों पहले इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। और जो स्लोवाकिया है वो यूरोपियन यूनियन का एक एक्टिव मेंबर है, ठीक है। तो इससे कहीं न कहीं एक रिलेशन को और बूस्ट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो इंडिया ईयू के बीच में, और चाहे इंडिया की विजिट हो स्लोवाकिया के अंदर। तो वही सब यहाँ पर रिलेशन बढ़ाने की बात करी अपनी। तो यही न्यूज़ में था। अब इसको हिंदी में समझाया हुआ है यहाँ पर कि 15 जून को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्लोवाकिया नाम की कंट्री, जो यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर विजिट हुई, ठीक है। गॉट इट। फिर उसके बाद 1993 के बाद भारत मतलब स्लोवाकिया की जो स्वतंत्रता हुई, इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने स्लोवाकिया की यात्रा करी, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोवाकिया जो कंट्री है वो भी न्यूज़ में आ जाती है, ठीक है। तो इसको पता होना चाहिए अपने के जो एक लैंडलॉक कंट्री है, जो स्लोवाकिया कंट्री है यूरोप की, सेंट्रल यूरोप की एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। जो कई देशों से घिरी है, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, राइट, पोलैंड है, हंगरी है, अगेन यूक्रेन है, चेक रिपब्लिक है, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री हुआ करती थी। तो चेक से अलग होके स्लोवाकिया एक अलग कंट्री बनी 1993 में। नेटो का एक सदस्य है ये, यूरोपियन यूनियन है। और इसकी जो कैपिटल है, उस कैपिटल है ब्रातिस्लाव। क्या नाम है उसका? ब्रातिस्लाव। तो वहाँ की कैपिटल भी हो गई। तो ये मोटी मोटी ये बेसिक जानकारी है। यूपीएससी में ये नहीं पूछते। बस हाँ, ये पूछ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, नेटो का पार्ट है, और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। कौन सी लैंडलॉक कंट्री है? साथ में कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर करती हैं? जैसे कि मैंने बताया, ऑस्ट्रिया, राइट, हंगरी, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, ये 5 कंट्री इसको घेरे हुए हैं। यहाँ के ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक पहाड़ है, जो कार्पेंथेरियन माउंटेन की बात करेंगे। जब हम मैप की बात करेंगे कभी, तो यूरोप में एक माउंटेन है जिसका नाम है कार्पेंथेरियन माउंटेन। तो वही उसका एक्सटेंड भी यहाँ पर देखा जाता, ठीक है। यहाँ की एक मेन नदी है जिसका नाम डेन्यूब है। और डेन्यूब यूरोप में भी के कई शहरों में बहती, कई देशों से बहती। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने बता दी जो कि यूपीएससी अक्सर नहीं पूछता, है ना। आसपास की कंट्री ज़रूर पूछ ले वो, लेकिन वैसी चीज़ नहीं पूछता। अब पूछता क्या है, जो इस पीडीएफ के अंदर दिया। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की बात करी। अब कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे समझाया हुआ है कि केवल व्यापार तक सीमित नहीं है अब, है ना, कि व्यापार या डिप्लोमेटिक बात हो रही, वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, ग्रीन एनर्जी, साइबर सुरक्षा, इन सब पर एक दूसरे का समर्थन करना, है ना। उस सब में एक दूसरे को समर्थन करना। तो इसे कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का नाम देते हैं। तो वहीं यहाँ पर बातचीत हुई है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको, उनके साथ भारत की जो बातचीत हुई, उसमें स्लोवाकिया का आपसी संबंध जो है उसको सुधारने की बात कही और भी बूस्ट करने की बात कही, ठीक है।
तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। और भी कौन कौन से स्तंभों पे बात हुई, कौन कौन चीज़ों पे बात हुई। जैसे रक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे तो दोनों काउंटर टेररिज्म के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का गठन किया। ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करने की बात करी। और आतंकवाद विरोधी जो कार्य समूह बनाने का गठन किया। फिर उसके बाद तकनीक के क्षेत्र में बात करोगे तो यहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गई, क्रिप्टोग्राफी हो गई। ठीक है, इसमें कई सारे समझौते ज्ञापन साइन किए गए। ठीक है, एआई के क्षेत्र में, स्पेस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, कई सारे सेक्टर्स में बात हुई। फिर व्यापार में बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल्स, जैसे बताया मैंने कि जो स्लोवाकिया है एक ऑटोमोबाइल्स का हब है। रेलवे, ग्रीन एनर्जी, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में उसको ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी वैसी कंट्री है, मतलब डेवलप कंट्री है इन सब क्षेत्रों में। तो वही यहाँ पे बताया कि इसमें सहयोग करने की बात हुई। साथ में सांस्कृतिक और कूटनीतिक देखो यहाँ पर कि जो स्लोवाक भाषा है वहाँ की, स्लोवाकिया की, उसमें भारत के जो प्राचीन वेद हैं, उपनिषद हैं, उनका अनुवाद होगा, उनका ट्रांसलेशन होगा, ताकि पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़े, है ना। स्टेम के क्षेत्र में सहयोग करने की बात हुई। स्टेम का मतलब था साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इसके क्षेत्र में बात करने की बात हुई कि छात्रों और शोधकर्ताओं की आवाजाही को सुगम बनाने पर जोर दिया, क्योंकि बहुत से छात्र क्या करते हैं, यहाँ से इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो उनमें से स्लोवाकिया भी एक कंट्रीज़ है। तो वही यहाँ पे बताया कि वीज़ा वीज़ा में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, उस क्षेत्र में, ताकि वो अपनी जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो एक फ्लो में कर सकें। ठीक है, फिर दोनों ही देश क्या करते, जो भारत की परमानेंट सीट के बारे में बात है कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। और जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया शामिल नहीं है, तो उसका समर्थन करता है ये जो स्लोवाकिया कंट्री है ना, भारत को एक समर्थन दिया इस चीज़ पे। फिर भारत यूरोप का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ के जो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बताया इस बारे में, ठीक है, कि बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़, इसको जल्दी लागू करना चाहिए वगैरह वगैरह, क्योंकि जो स्लोवाकिया है वो यूरोपियन यूनियन का एक एक्टिव सदस्य है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया कि इस जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको जल्दी लागू करना चाहिए। इससे भारत यूरोप के रिलेशन तो ठीक होंगे ही होंगे, साथ में अभी जो स्लोवाकिया की विजिट हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, उससे इंडिया और स्लोवाकिया की जो पर्सनल रिलेशन है वो भी ज़्यादा अच्छे इंप्रूव होंगे। ठीक है, फिर आतंकवाद का कड़ा विरोध किया, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है ना, पाकिस्तान फंडेड, तो उसकी कड़ी निंदा करी, है ना, भारत को सहयोग दिया, भारत को समर्थन दिया इस चीज़ में। ठीक है, आतंकवाद से लड़ने के लिए दोनों देश एक साथ आए, राइट। तो ऐसे वो यहाँ पर बताया हुआ है कि भारत लंबे समय से अपनी विदेश नीति बहुत बड़ी बड़ी कंट्री जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन पे ही केंद्रित था, लेकिन अब वो क्या डाइवर्ट कर रहा है अपनी चीज़ों को, जो और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे और भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हों, चाहे वो यहाँ की स्लोवाकिया, ग्रीस वगैरह ये सब कंट्रीज़ हों, है ना, बाल्कन कंट्रीज़ हों, तो यहाँ पे भी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको शिफ्ट कर रहा है, राइट, अपनी डिप्लोमेसी को या अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको शिफ्ट कर रहा है इंडिया। ठीक है, तो वही है यहाँ पर कि यूरोप में अपने कूटनीतिक दायरे का विस्तार करना चाह रहा भारत, और वो कर भी रहा। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर विजिट हुई हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, राइट। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं आप। तो ये पूरा पुताना वाना था इसका। टेक्नोलॉजी का डिप्लोमेसी के अंदर क्या डिफरेंस है, मतलब जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये हमको अच्छी क्या दे सकती, टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी दे सकती। तो अपनी जो विदेश नीति है उसका यूज़ कहीं ना कहीं, जो हमारे रिलेशन है उसका यूज़ इस टेक डिप्लोमेसी के रूप में करें, तो भारत में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, और फ्यूचर की जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हैं उसका हमें सबसे पहले फ़ायदा मिलेगा, राइट। उसके बारे में हम वो चीज़ भारत पे सबसे पहले पहुंचेगी भारत के लिए। ठीक है, तो वही हमें बताया कि टेक डिप्लोमेसी को किस तरीके से भारत अपना रहा, राइट। फिर दूसरी न्यूज़ है हमारे पास ड्रोन से लेके। तो सेंटर वन ऑफ पोटेंशियल ड्रोन अटैक ऑन वाइटल इंस्टॉलेशन, जो बड़ी बड़ी जगह हैं, जैसे बहुत बड़े फोर्ट्स हो गए या बहुत फेमस फेमस जगह हैं, तो वहाँ पे जो ड्रोन अटैक होते हैं, जैसे 2021 में एक हुआ था, ध्यान हो आपको, जम्मू के एयरवेस पे। तो उस तरीके से जो मेनली पाकिस्तान कंट्री है जो अपनी बगल की, है ना, आतंकवादी लोग, तो वहाँ से ड्रोन अटैक जो होते हैं वहाँ के आतंकवादी लोग करते, तो वो छोटा सा ड्रोन डाल देते, और वो जो मेन मेन चीज़ जगह होती है ना उसको टारगेट करते वो लोग। ठीक है, तो वही यहाँ पर सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता। और इसमें एक ड्रोन का नाम आया जिसका नाम है रोग ड्रोन, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि
केंद्र सरकार ने सीमाओं और देश के भीतर जो भी महत्वपूर्ण जगह हैं, है ना, वहाँ पर रोक ड्रोन के संभावित हमले की चेतावनी दी है, वगैरह वगैरह। मतलब ये इंटरनल सिक्योरिटी के बेस पे ये काम का हो गया। तो चेतावनी किस तरीके से जारी की, जैसे कि बंदरगाह हो गया, पोर्ट हो गया, जलमार्ग हो गया, है ना, सुरक्षा विंग हो गई, कि उभरते ड्रोन खतरे को अलर्ट जारी किया, मतलब जो मेन मेन जगह हैं वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ये बताया कि चेतावनी किसने जारी करी, जो सुरक्षा विंग है, समुद्री सुरक्षा विंग है, ने उभरते ड्रोन खतरे को लेकर अलर्ट जारी करा। मतलब अगर हमला करेंगे तो उसको किस तरीके से हम काउंटर करेंगे उसके बारे में। ठीक है, कार्रवाई की बात करें यहाँ पर, तो गृह मंत्रालय ने इसके लिए काउंटर रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी के मूल्यांकन और तैनाती की सीमा, जो बीएसएफ है आपका, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी का गठन किया। तो इस तरीके से यहाँ पे गृह मंत्रालय ने अपनी जो एक प्रतिक्रिया दी। ठीक है, जैसे पंजाब में पाकिस्तान सीमा पर इन प्रणालियों का परीक्षण भी हो रहा। ठीक है, दिल्ली मुंबई जैसे जैसे बहुत बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ के जो हवाई अड्डे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, तो उनकी सुरक्षा सिस्टम में लगाए जाएंगे जे। ठीक है, गॉट इट। तो अब बात आती है कि रोड ड्रोन है क्या। तो वही है यहाँ पे, क्या एक तरीके का ड्रोन है, अनमैन्ड एयर व्हीकल है, जिसका उपयोग गैर कानूनी गतिविधियों के लिए करते हैं। जासूसी हो गया, आतंकवादी हमले हो गए, या कोई फेमस जगह को निशाना बनाना। ठीक है, तो जैसे वही यहाँ पे दिया हुआ है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला, कि अब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र हैं, है ना, संयंत्र होगा, तेल रिफाइनरी हो गई, बंदरगाह हो गया। तो ऐसे जो फेमस फेमस चीज़ें होती, तो वहाँ पर ये हमला कर देते एक छोटे से ड्रोन से, उसमें एक्सप्लोजन सब्सटेंस भर देते। इससे क्या होता है, वो छोटे से ड्रोन से, जिससे जो कुछ ही पैसे का है ना, ज़्यादा महंगा नहीं, उससे बहुत बड़ी तबाही करते हैं ये लोग। तो वही इनकी मतलब डिप्लोमेसी वगैरह में बहुत इनकी यही वो रहती, टेक्निक अपनाते ये लोग, कि इनका उनका खर्चा भी कम हो और नुकसान भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दें वो लोग। तो वही यहाँ पर कि बुनियादी ढांचों पर हमला किस तरीके से करते हैं, जैसे 2021 के अंदर जम्मू एयरवेज पर ड्रोन का अटैक हुआ था, है ना, मतलब सुरक्षा में सेंध हो गई थी। तो वही बताया यहाँ पर, सीमा पार तस्करी। अब छोटे छोटे ड्रोन का यूज़ करके क्या करते हैं ये लोग, ड्रग्स हो गया और जो विस्फोटक पदार्थ हो गए, हथियार हो गए, उनकी तस्करी करते हैं, है ना, गॉट इट। अब ये ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ाते, ये क्या होता है, बॉर्डर के जस्ट मतलब उस तरीके से नहीं उड़ाते कि ये रडार में आ जाएं। तो ड्रग्स की तस्करी, विस्फोटक हथियार, ये सब सीमा पार जम्मू कश्मीर और पंजाब वाले रीजन में पहुंचाते हैं ये लोग। ठीक है, तो वो यहाँ पर इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं वो लोग, आतंकवादी लोग, वो यहाँ पे बताया हुआ है। और वीआईपी सुरक्षा जनहित समूह, अब यहाँ पे हम जो क्या है, बड़े खेलों का आयोजन कर रहे हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पेलोड गिराने का खतरा। तो मान लो कोई, जैसे मान लो लाल किले पे भाषण होता, वहाँ पे कितनी बड़ी सभा बैठती, तो उसमें उसकी सुरक्षा किस तरीके से करी जाती, तो उस पर कोई हमला ना हो, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे काउंटर टेक्निक भी दी हुई है। तो यहाँ पे वही है, काउंटर ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता। तो वही रडार को पकड़ लेता ये, देन डिटेक्ट कर लेता। तो हवा में उड़ने वाली छोटी से छोटी वस्तु जो रडार रहता है वो पकड़ लेता, रेडियो फ्रिक्वेंसी को देख लेता कि कुछ उड़ रहा है यहाँ पर, देन फिर टारगेट कर दी जाती वो चीज़। ठीक है, तो टारगेट दो तरीके से करी जाती। ठीक है, गॉट इट। अब ये क्या है, जो कैमरा इसमें लगा हुआ है ना, वो दिन और रात दोनों में देखने के लिए काबिल है, मतलब दिन और रात दोनों में काम कर सकता है। अब तो ड्रोन को निष्क्रिय कैसे करे जाते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि मिसाइल तो मारेंगे नहीं छोटे से ड्रोन पे। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज करने की दो तकनीक होती है, एक सॉफ्ट किल, एक होती है हार्ड किल। सॉफ्ट किल में क्या करा जाता है, तो केवल और केवल उसके नेटवर्क जैम करे जाते हैं, जैसे जीपीएस स्पूफिंग हो गया, देन आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमिंग हो गया। तो उसके जो नेटवर्क्स होते ना, और नेविगेशन सिस्टम, उसको जैम कर दिया जाता, तो वो अपना डायरेक्शन भटक जाता, फिर हम उसको अलग जगह पे गिरा देते। ठीक है, दूसरी जगह पे, खाली जगह पे, राइट। फिर हार्ड किलिंग की बात करनी है, तो इसमें क्या करा जाता, ड्रोन को नष्ट करा जाता, चाहे वो लेज़र से हो। जैसे हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट काली। तो छोटे मोटे ड्रोन के लिए, उनको नष्ट करने के लिए लेज़र से मारेंगे। ठीक है, उस पर महंगी महंगी मिसाइल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत नुकसान होगा फिर हमारा भी। और एंटी ड्रोन जाल, एक नेट बना दिया, तो क्या करेगा, ड्रोन को हवा में ही फंसा लेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये सॉफ्ट किलिंग हार्ड किलिंग के बारे में बताया कि रडार की पकड़ में आ गया, रडार को पता चल गया, देन उसके बाद ये दो टेक्निक अपनाई जाती हैं। ठीक है, फिर बहुत सारी पहले हैं इंडिया की, जैसे इंद्रजाल, ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जो इंडिया का बनाया हुआ है। ये एआई पे काम करता है, ऑब्वियस बात है। और जो ड्रोन ड्रोन स्वार्म टेक्निक होती है, ड्रोन स्वार्म का मतलब कि एक साथ कई सारे ड्रोन भेज दिए दुश्मन देश ने, तो उनको किस तरीके से रोकें। तो यही इंद्रजाल जो टेक्निक है, वो एआई का यूज़ करके जो ड्रोन स्वार्म की कंडीशन होती है उसको रोकता। ठीक है, फिर डीआरडीओ भी पीछे नहीं रहा। तो डीआरडीओ ऑब्वियस बात है,
है ना, किस तरीके से रिसर्च करता है ना, डिफेंस के लिए आत्मनिर्भर बना रहा डीआरडीओ इंडिया को। तो लेज़र आधारित जो जैमिंग काउंटर ड्रोन सिस्टम है वो बनाया उसने। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, जो भी भाषण होते हैं लाल किले से, उन अवसरों पर इसका इस्तेमाल किया जाता, ताकि कोई ड्रोन ड्रोन अटैक ना हो पाए वहाँ पर, ठीक है। फिर जो भी बड़े बड़े हवाई अड्डे होते, जो मेन मेन स्थान होते, ठीक है, हवाई अड्डे हो गए, परमाणु संस्थाएं हो गई, और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वहाँ पर कोई ड्रोन अटैक ना हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर सीआईएसएफ के हाथ में कमान दी हुई है, कि वही सीआईएसएफ के हवाई अड्डे और जो परमाणु संस्थानों की सुरक्षा के लिए आधुनिक काउंटर ड्रोन टेक्निक से लैस किया जा रहा है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हुई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ताना बाना हो गया इसका, कि जो रोग ड्रोन है और जो काउंटर ड्रोन सिस्टम में वो किस तरीके से काम करता, साथ में सॉफ्ट किलिंग और हार्ड किलिंग किस तरीके से काम करती, ये भी हमने देख लिया। गॉट इट, यही न्यूज़ थी इतनी इतनी। तो ये जीएस पेपर थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी ये काम की है, साथ में इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो मेंस में काम में आता है, वहाँ के लिए भी काम की है, ठीक। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे इसमें। अब यहाँ पे इंडिया के इन्फ्लेशन के बारे में बात हुई, तो यहाँ पे सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एंड कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, और फूड इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये सारे जो इन्फ्लेशन के टॉपिक्स हैं, टाइप्स हैं, वो न्यूज़ में आ जाते हैं। अब यहाँ पे केवल यही बताया कि जो इन्फ्लेशन है, अ रैपिड डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन अपीयर्स अनलाइकली इवन इफ द वॉर एंड। तो वही बताया कि चाहे वॉर एंड भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि हो गया, यूएस ईरान की पीस डील हो गई, जैसा कि हमने देखा, है ना। तो यूएसए ईरान की जो पीस डील हुई, तो उसका जो वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था, 10-12 मिनट का वीडियो है, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया उसको मैंने, ठीक है। राइट, तो बहुत बड़ी डील है। अब आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, 60 दिन की उनकी मोहलत दी हुई है, मतलब बातचीत करेंगे वो। तो अभी हम इस पे देखते, तो वो ये कह रहे हैं कि वॉर ख़त्म भी क्यों ना हो जाए, फिर भी जो महंगाई है वो अभी क्या, वो थमेगी नहीं। उसके कई रीजंस दिए इसमें, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे कई रीजंस दिए। तो जो एडिटोरियल है, तो उसमें यही बताया हुआ है कि जो संपादकीय है, मतलब लेखक हैं इसके, उन्होंने ये बताया कि भाई भारत हो या वैश्विक स्तर हो, महंगाई का रीज़न केवल युद्ध, केवल रूस यूक्रेन नहीं है, मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई चेन नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं, ठीक है। अब युद्ध समाप्त हो गया, सप्लाई चेन तो ठीक हो ही जाएगी, तो महंगाई नीचे आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, रैपिड डिक्लाइन नहीं देखा गया। तो वही यहाँ पे बताया कि तेज़ी से गिरावट की संभावना नहीं है यहाँ पर, कि महंगाई कम होगी, राइट। तो फिर आगे क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो उन्होंने ये बताया कि कई सारे ऐसे रीजंस हैं, है ना, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो चाहे इंटरनल फैक्टर हो, उसके कारण महंगाई होती। अब यहाँ पे ये बताया कि महंगाई तेज़ी से नीचे क्यों नहीं आएगी। तो कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे स्टिकी इन्फ्लेशन, चिपकी हुई कह सकते हैं इसको अपन। तो इसके कारण क्या होगा, कुछ इसके इसमें भी टाइप समझो पहले। फूड इन्फ्लेशन, मतलब खाने पीने की चीज़ें अगर महंगी हो जाती हैं, तो उसे फूड इन्फ्लेशन की कैटेगरी में रख देते हैं। अब इसका रीज़न हो सकता है कि अल नीनो आया इस बार, है ना, और ग्लोबल वार्मिंग चली रही, क्लाइमेट चेंज कर चल रहा, बेमौसम बारिश हो रही, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण जो भी है, जो हमारे खाने पीने के पदार्थ हैं, उनके जो कृषि उत्पाद है, उसके उत्पादन में क्या प्रभाव आया, सब्जियां, दालें, फल है, जो भी हुए, तो उनकी कीमतें अनिश्चित रूप से ऊंची हो गई, ठीक है। इसका वैश्विक जो युद्ध है उससे सीधा लेना देना नहीं है। हाँ, नो डाउट कि उसका थोड़ा बहुत असर हो सकता, लेकिन उतना असर नहीं है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मौसम की अनिश्चितता पर डिपेंड कर रहा है, तभी फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना। यहाँ पे क्लाइमेट फैक्टर है। दूसरा कोर इन्फ्लेशन, को तो कोर इन्फ्लेशन में जो खाने पीने का सामान है उसको, और ईंधन जो होता, उसको हटा देते हैं अपन, और बाकी सामान को हम क्या क्या कहते हैं, उसको जब नापते हैं, उनकी महंगाई को नापते हैं, तो उसे कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। खाद और मतलब जो खाने पीने की सामान है और जो फ्यूल है, उसको इसलिए हटाते हैं क्योंकि इनकी जो कीमतें हैं वो जल्दी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। इसलिए जो कोर इन्फ्लेशन है वो आसानी से कम नहीं होगी, मतलब जैसे कि एक मोबाइल है, वो महंगा हो गया तो महंगा ही रहेगा, ठीक है। और वो धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कम हो गई महंगाई, नहीं। जो खाने पीने का सामान तो हो सकता है ऊपर नीचे जल्दी से जल्दी, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन की बात करी वो आसानी से नीचे नहीं आएगी। जैसे परिवहन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, किराया हो गया, ये सब की कीमतें अगर बढ़ जाती, तो इनको नीचे आने में टाइम लगता है ना, ये दीर्घकालिक होती है, लॉन्ग टर्म के लिए काम करती हैं, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन भी देख लिया यहाँ से हमने, कि डाउनवर्ड जो रिजिडिटी है, वो कोर इन्फ्लेशन की है ज़्यादा, इसलिए आसानी से कम नहीं होती है, टाइम लगता है इसको धीरे धीरे कम होने में, ठीक है। एक बार अगर कीमतें बढ़ गई तो बढ़ गई उसमें, फिर धीरे धीरे कम होती।
क्योंकि यहाँ पे इनपुट कॉस्ट को भी वो लोग ऐड कर देते वो, ठीक है। बताया कि उसमें धीरे धीरे उपभोक्ता पर डालना शुरू कर देते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन, इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है कि जो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रही है ना, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो भी जहाज आ रहे हैं, तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज, चाहे वो रेड सी पार करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, सुइस कैनाल। तो ये सब क्या है, ये सप्लाई चेन पे डिपेंड करती है सब चीज़ें, ठीक है। जो भी उर्वरक आ रहा, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तेल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, तो इनका असर पड़ता है ना। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट की हो, ईरान इज़राइल का वॉर हो, तो उससे प्रॉब्लम तो आ रही, ठीक है। इसके भी असर पड़ेगा, तो ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी फिर, क्योंकि क्या होगा, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई उतनी हो नहीं पाएगी, क्योंकि रुकी हुई है सप्लाई, तो इसलिए। तो अब जब रुकी हुई है तो यहाँ पर क्या होगा, महंगा हो जाएगा, तो महंगा हो जाएगा तो डॉलर यहाँ पे मजबूत होना शुरू हो जाएगा, रुपया कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, महंगाई और बढ़ जाएगी। तो वो यहाँ बताया कि घरेलू बाजार में महंगाई बनी रहेगी, ठीक है। फिर जियो इकोनॉमिक्स फ्रेगमेंटेशन, अब इंसान क्या कर रहा है इस अनिश्चितता के दौर में, क्या कर रहा, जहाँ पे सस्ता मिल रहा सामान वहाँ से नहीं ले रहा, जहाँ से सुरक्षा मिल रही वहाँ से सामान ले रहा अब। तो जब सुरक्षा मिल रही तो महंगा भी मिलेगा सामान, क्योंकि उसका बीमा वगैरह बहुत सी चीज़ें रहती, है ना। तो वही यहाँ पे बात करी गई कि अब फ्रेंड शोरिंग और डीकपलिंग वाला कॉन्सेप्ट को दुनिया यूज़ कर रही है। अब जो है सस्ते विकल्प का यूज़ के बजाय सुरक्षित देशों की तरफ जा रहे हैं जो देश हैं, तो वो महंगा मिलेगा, है ना। जो भी लागत होगी उसकी बढ़ी हुई मिलेगी, इनपुट ज़्यादा होगा उसका, क्योंकि उसमें बीमा भी ऐड हो गया, ठीक है, सुरक्षा भी ऐड हो गई, तो वगैरह बहुत से फैक्टर होते हैं इसमें, तो ये चीज़ और महंगी हो जाएगी। तो वो यहाँ पे बताया कि किस तरीके से हम सुरक्षा को ज़्यादा बड़ी देने लगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक डिफरेंस दिया हुआ है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या करती, अर्थव्यवस्था की सारी चीज़ों को नापती, ठीक है। अभी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पे भी बात कर लेंगे छोटी छोटी सी, ठीक है। फिर कोर इन्फ्लेशन की बात करोगे यहाँ पे, तो खाने पीने का सामान हटा दो, और यहाँ पे जो ऊर्जा की चीज़ें हैं, चाहे ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल, वो सब हटा दो। इन दो चीज़ों को हटाने के बाद जो बचता है, उनकी कीमतें हम चेक करेंगे, उनकी महंगाई चेक करेंगे, तो उसे हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। ये दीर्घकालिक बताता है, ये अल्पकालिक बताता है। अभी देखते क्यों है, अस्थिरता बोल, ठीक है, अस्थिर कैसी है, ये बहुत अस्थिर होता है, क्योंकि इसमें क्या, जो खाने पीने का सामान है और ईंधन क्या होती, वो भी ऐड है, तो उनकी कीमतें क्या होती, बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती रहती, इसलिए यहाँ पे क्या होता, अस्थिर है, ये अल्पकालिक है, और ये स्टेबल है दीर्घकालिक, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि महंगाई की वास्तविक दीर्घकालिक प्रवृत्ति को दिखाती है कोर इन्फ्लेशन, गॉट इट। और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर जो अ, अल्पकालिक वाला है, हेडलाइन के लिए आरबीआई ने 4+-2 का कॉन्सेप्ट रखा, ठीक है, गॉट इट। और इसका यूज़ क्यों करते हैं ये लोग, इसका यूज़ कि महंगाई की जो अर्थव्यवस्था है कितनी गहरी पेट तक बनी हुई है ना, कितनी गहराई तक वो जो महंगाई है वो पहुंच चुकी, तो उसके बारे में यहाँ पर बताता है। फिर इम्पैक्ट जो आरबीआई की पॉलिसीज़ है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है या फिजिकल पॉलिसी है, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर मान लो लंबे समय तक ये दरें ऊंची बनी रही, महंगाई बनी रही, तो क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है, जैसे क्या करती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इनको चेंज करती रहती, तो उसमें कटौती करनी पड़ेगी, मतलब कटौती नहीं की जाएगी, इसके जो रेट्स हैं ऊपर रहेंगे, तो ब्याज दरें क्या होंगी, लंबे समय तक ऊंची बनी रहेगी, जिससे इंसान लोन कम ले और महंगाई क्या हो, उसके हाथ में पैसा कम आएगा, और पैसा कम आएगा तो खर्च नहीं कर पाएगा, खर्च नहीं कर पाएगा तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो महंगाई नीचे आ जाएगी। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या होगी, जो भी दरें हैं वो ऊंची ही बनी रहेंगी, जो रेपो रेट है उस पर चेंज नहीं करेगा आरबीआई, ठीक है। फिर ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन डायलेमा भी आती, एक दुविधा बन जाती है यहाँ पर, कि ग्रोथ करेंगे तो यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, अगर महंगाई कम करने जाएंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। तो वही यहाँ पर आरबीआई अपने फॉर्मूला लगाता, अपने जो भी दिमाग लगाता, कि किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ भी बनी रहे और साथ में महंगाई भी कम हो जाए, है ना। तो उसको महंगाई को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स लेता, राइट। तो यहाँ पे आरबीआई के लिए बता दिया था। निष्कर्ष की बात करोगे तो वही कि सप्लाई साइड चेन मैनेजमेंट, अब भारत को खुद ही सोचना चाहिए, कृषि, बुनियादी संरचना, कोल्ड स्टोरेज, सिंचाई, इन सब में निवेश बढ़ाए, जैसे जो फूड सिक्योरिटी है वो बनी रहे हमारी। आयात पर निर्भरता, जैसे एडिबल ऑयल हो गया, बहुत सारे जो पाम ऑयल है वो हम इम्पोर्ट करते, है ना, सूरजमुखी का तेल वो इम्पोर्ट करते, बहुत सारे तेल की वैरायटी है जो हम इम्पोर्ट करते, ठीक है। और ऊर्जा में जो आत्मनिर्भरता है उसको बनाना,
जिससे हम जो है वैश्विक झटकों को झेलने लायक बन जाएं, है ना। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि आरबीआई की केवल मौद्रिक नीति काम नहीं चलेगी, उससे वो पर्याप्त नहीं है। केवल हमें क्या, सरकार की जो राजकोषीय नीति है उस पे भी काम करना पड़ेगा, कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, कितना बना रहा है, वो सब चीज़ें, ठीक है। फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट। अब जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसका तेजी से क्रियान्वयन ताकि परिवहन की लागत कम हो। परिवहन की लागत कम होगी तो क्या होगा वहाँ पर, वहाँ पे चीज़ सस्ती हो जाएगी। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है संक्षेप में कि युद्ध केवल एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन पूरा फैक्टर नहीं है महंगाई का, इसके पीछे और भी चीज़ें होती जो हमने बात करी, ठीक है। महंगाई जो बढ़ रही केवल युद्ध के कारण नहीं बढ़ रही, और भी चीज़ें हैं। तो वो यहाँ पर कि ठीक है, भारत में महंगाई की असली बीमारी का इलाज जो दीर्घकालिक संरचना है ना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, उसकी आवश्यकता है। अगर ये करेंगे तो महंगाई कम होगी, ठीक है। गॉट इट। तो यहाँ पे ये दूसरा टॉपिक हो गया मोटा मोटा कि इन्फ्लेशन के बारे में, एडिटोरियल था तो उसी को समझा दिया मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से। देन उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया। यहाँ पर एक खबर छपी हुई थी कि मई के महीने में किस तरीके के गांव के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ी है और शहरों में कम हुई है। तो उसका रीज़न यहाँ पे बताया हुआ है, खबर बताई हुई किस तरीके से कि ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे तो अप्रैल के महीने में, अप्रैल और मई में, कि अप्रैल में इतनी थी 4.6% बेरोजगारी, और अब मई में बढ़ के 5.1 हो गई। तो इसका रीज़न बताया कि ये लीन सीज़न होता, रुका हुआ सीज़न, ठीक है। मतलब यहाँ पे अप्रैल के महीने में पूरी कटाई हो गई गेहूं की, जो भी रबी की फसल थी। अब मई का महीना क्या होगा, वो रुक जाता काम। अब रुक जाता है यहाँ पे, तो फिर जून जुलाई से वापस बुवाई शुरू होगी, है ना, कि वो मानसून के बाद की कहानी, खरीफ की फसल। तो अभी का जो मई का टाइम पीरियड है तो वहाँ पे थोड़ी बढ़ी हुई दिखाई देगी, ये चीज़ परसेंटेज ज़्यादा दिखाई देगी कि यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई गांव के लेवल पे। शहर के लेवल पे थोड़ी सी कम हुई, अप्रैल में 6.6% थी, अब थोड़ी कम दिखाई दे रही, ठीक है। उसका रीज़न यहाँ पे क्या दिया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है वो निरंतर अपनी काम करता रह रहा है ना, उसकी गति सेम ही है। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है किस तरीके से अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आए मई के महीने में। गॉट इट। फिर उसके बाद बात आती है कि जो डेटा है वो कौन देता है, वो देता है एनएसओ। एनएसओ काम करता है एक मंत्रालय के अंदर, उसका नाम है जो, क्या नाम है उसका, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सांख्यिकी मंत्रालय जो है ना, सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। उसके वही ये एनएसओ ही देता क्या, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो इस सर्वे के अंदर ये इस सब के बारे में बताते हैं। इस सब किसके क्या क्या आता है इसके अंदर, जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब इसका मतलब ये होता है कि 15 साल से लेके 60 साल के बीच में ऐसे कितने लोग हैं जो रोजगार चाह रहे हैं, है ना, मतलब कामकाजी उम्र को बताते हैं ये, 15 साल के ऊपर लोग और 60 साल से नीचे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि रोजगार प्राप्त करने वाले लोग, बेरोजगार लेकिन काम की तलाश में घूम रहे लोग, और डिवाइड में कुल कामकाजी उम्र की आबादी, जितना भी आबादी है ना, और मल्टीप्लाई में 100 करा जाता है। तो ऐसे कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। गॉट इट। मतलब 15 से लेके 60 साल तक के टोटल लोग, ठीक है, टोटल लोग मतलब जो काम ढूंढ रहे हैं और जिनको काम प्राप्त है, और नीचे टोटल लोग, कितनी आबादी है जो कामकाजी पुरुष हैं, पुरुष कह रहा हूं मैं, सभी लोग, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया हुआ एक नोट है यहाँ पे, जो छात्र होते हैं, अब जैसे कि बहुत से 25 साल के, 20 साल के भी छात्र होते हैं, तो उनको नहीं गिना जाता। जो स्वेच्छा से अपने घर में बैठे हुए हैं, जो खुद नहीं ढूंढना चाह रहे काम को, तो उनको नहीं गिना जाता इसके अंदर, लेबर फोर्स के अंदर, ठीक है। फिर वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, तो वही है जिसको काम मिला है और कितनी आबादी है पूरी, तो उसके रेशियो को हम कहते हैं वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, कि कुल कामकाजी उम्र की आबादी, वास्तव में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत है ये। तो देख ले रहा है इसको, इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, कुल रोजगार प्राप्त लोग जिनको काम मिल गया यानी कि वर्क कर रहे हैं तभी वर्कर्स हैं, और कुल कामकाजी उम्र की आबादी जो भी 15 से 60 साल के बीच में है, और 100 में क्या करते, 100 का मल्टीप्लाई करते, जिससे हमें एक परसेंटेज मिल जाती, ठीक है। तो यहाँ बताया हुआ। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करोगे तो यहाँ पे कि कितने ऐसे लोग काम की तलाश में घूम रहे, बेरोजगार लोग, और कुल यहाँ पे जो लेबर श्रम बल है नीचे, लेबर फोर्स कितनी है, ठीक है, श्रम बल, और मल्टीप्लाई में 100, तो ये क्या बताता, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बताता। गॉट इट। फिर उसके बाद कई टाइप होते बेरोजगारी के, है ना,
जब इसको चैप्टर पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बात करी जाती हैं, ठीक है। अभी तो हम करंट अफेयर्स के न्यूज़ से ही देख रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक न्यूज़ में था, तो हमें मोटा मोटा इसके बारे में पता होना चाहिए। बेरोजगारी के टाइप की बात करोगे तो बेरोजगारी के टाइप जैसे विकासशील देशों में कुछ और मिलेगा, और जो डेवलप कंट्री है उनमें और देखा है, लेकिन अब हम ओवरऑल देख लेते हैं। हम क्या इसको ओवरऑल तरीके से देख लेते हैं। जैसे मौसमी बेरोजगारी का सिंपल मतलब होता, कभी बुवाई का समय है, कभी कटाई का समय है, तो उसके बीच का टाइम पीरियड है, तो वहाँ पे खाली बैठे कुछ नहीं हो रहा है ना। तो इस टाइप की बेरोजगारी मौसम पे डिपेंड करती है, मौसम टू मौसम काम आता। जैसे मैं आपको बताऊँ, गर्मियों के टाइम पे कैरम का काम ज़्यादा चलता, क्योंकि इंसान कैरम बनवाता है ना। फिर उसके बाद एक टाइम होता मूर्ति का, तभी मूर्ति बैठती, चाहे वो दुर्गा जी की हों चाहे गणेश जी की हों। तो इस तरीके से वो मूर्ति बनाने का भी टाइम होता है, वो भी उनका सीज़न है। तो सीज़न काम मिलता, उसके बाद जितना टाइम पीरियड वो खाली रहता है उसको कहते हैं हम मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो बस सिंपल सी बात है इसमें, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में अलग होगी, जैसे बुवाई कटाई से रिलेटेड, शहरी क्षेत्र में अलग हो सकती, जैसे कैरम का एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, मूर्ति कला का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो ये सीज़न वाली। फिर एक होती प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई। छिपी हुई ये डायरेक्टली लिंक है कृषि से कह सकते हैं, लेकिन बड़ी समस्या है कृषि के अंदर ये, किसी और क्षेत्र में भी हो सकती है। जैसे कृषि में मैं बात करूँ आपसे, कि आपके पास इतनी बड़ी ज़मीन थी, अब यहाँ पे आपके पापा अकेले, मान लो आप किसान परिवार से हैं, तो आपकी फैमिली वाले 2 लोग लगे हुए थे इसके अंदर, उन्होंने 10 क्विंटल उगाया, ठीक है, 10 क्विंटल उगा दिया। और आप अब मान लो आप भी लगे, आपका भाई भी लगा, और एक एक और मतलब 3 लोग और ऐड हो गए इसके अंदर। तो 3 लोग ऐड होने पे भी अभी भी 10 क्विंटल ही उग रहा। तो आप मुझे बताइए कि पहले भी 2 लोग थे, वो भी इतने से खेत में 10 क्विंटल उगा लेते थे गेहूँ, और आप 3 भी ऐड हो गए, 5 लोग हो गए, अभी भी 10 क्विंटल हो रहा। तो आपके आने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई प्रोडक्शन में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो आपका जो काम है, एक तरीके से काम तो किया आपने, आपको लग रहा है कि मेहनत की मैंने, लेकिन उससे कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा उससे। तो इसलिए उसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, कि आपको लगेगा तो कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं बनेगा उससे, कुछ भी नया उत्पादन नहीं होगा। जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो सेम बनी रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो शून्य रहेगी, क्योंकि आप 3 नहीं भी आते तब भी 10 क्विंटल था, और आ गए आप, काम किया, तो आप भी काम करने के बाद 10 क्विंटल ही दे रहे हैं, ठीक है, 5 लोग मिलके। तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो शून्य दिखा दे रही है यहाँ पर, तो उसी को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, कि आपके पास कौशल है उस चीज़ का, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा काम ही नहीं है। जैसे मान लो आप बहुत बड़े ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या एआई के ज्ञाता हो, ठीक है, मतलब एआई या बहुत सारी चीज़ें आप कर लेते, ब्लॉकचेन हो गया यार, कोई मतलब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें काम कर लेते, उसकी स्किल है, लेकिन आपके शहर में उस चीज़ के है ही नहीं काम। तो कहीं ना कहीं इसे कहते हैं कि स्ट्रक्चर ही नहीं है उस चीज़ का आपके शहर में। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि ये तब होती है जब बाजार में उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल और श्रमिकों के लिए बीच में मिसमैच हो जाता, कि आपके पास स्किल है तो स्ट्रक्चर नहीं है उस तरीके का, जो आपके पास बेहतरीन स्किल है, तो वहाँ पे मिसमैच की कंडीशन में ये हो जाता, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। गॉट इट। तो तकनीक के बदलते टाइम पे जो पुराने कौशल हैं उन लोगों को बेरोजगार माना, मतलब जो मैंने एग्जांपल बताया उसको ध्यान रखो, एक मिसमैच हो जाता बस, कि आपके पास जो स्किल है और जो चाहिए किसी को स्किल, उसमें थोड़ा मिसमैच हो जाए, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट होती मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर होती है आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे ध्यान रखो, जैसे मैंने एक नौकरी कर रहा, और मुझे एक अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद है 2 महीने बाद, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे बात करूँगा, तो एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर जब स्विच करता मैं, जब एक नौकरी से दूसरी नौकरी यानी कि दूसरी नौकरी की तलाश में रहता है या स्विच करता, तो उसके टाइम पीरियड में मुझे थोड़ा दिन बेरोजगार रहना पड़ता, मतलब एक नौकरी छोड़ी, दूसरी पर जब जब स्विच करूँगा तो वो थोड़ा टाइम लगता। अब वो जो टाइम है बीच का, उस टाइम पे जो बेरोजगारी आई मेरे पास, वही क्या है, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दैट्स इट एज सच, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिए। ये अस्थायी तौर पे होती, ऑब्वियस बात है। क्या ये डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा होती? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होता, तो इंसान स्विच करता रहता। गॉट इट।
ठीक है। फिर यहाँ पे बताया कि भारत के अंदर एक प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। जैसे आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको अपने लेवल का काम नहीं मिल रहा है ना, तो उसे कहते हैं अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और एक होता है इनफॉर्माइजेशन। इतना मतलब 90% जो सेक्टर है इंडिया के अंदर वो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, उस इनफॉर्मल है। ठीक है। तो वो यहाँ पे कोई पीएफ नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, मेडिकल लीव नहीं मिलेगी। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है कि सामाजिक सुरक्षा की यहाँ पे बात नहीं होती, क्योंकि अनौपचारिकरण है, यहाँ पर इनफॉर्मलाइजेशन है। अगर आपके पास बहुत सारी स्किल्स है देन बहुत कुछ है, तो आप क्या हो, अंडर एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है आपको। तो अल्प रोजगार की प्रॉब्लम है, तो ये समस्याएं हैं। ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में, अब ग्रामीण क्षेत्र की बात करें कि किस तरीके से जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 का एक्ट था जो 100 दिन के रोजगार की बात करता था। लेकिन अब इसको क्या चेंज कर दिया गया, 100 दिन से 125 दिन का कर दिया गया रोजगार। जो नई योजना बनाई सरकार ने, जी राम जी करके। ठीक है। और फिर कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल योजना, ये इन सब चीज़ों में काम करे जा रहा। ठीक है। ताकि जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको कम किया जा सके। गॉट इट। तो ये पूरा ताना वाना था इसका अनएम्प्लॉयमेंट का। हमने कई टाइप्स देख लिए इसके। ठीक है। कई टर्म्स देख लिए, चाहे वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, या टाइप देख लिए उसके। तो ये पूरा का पूरा ताना वाना था इसका, ये जो टॉपिक था हमारा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, इसका नाम है रूटिंग फॉर द ग्रीन कूलिंग। यहाँ पे टॉपिक आया ग्रीन कूलिंग। ये जो ग्रीन कूलिंग है डायरेक्ट इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड हो सकता, और जो अर्बन प्लानिंग होती है ना, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है ना, अर्बन प्लानिंग से भी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड हो सकता। गॉट इट। तो यहाँ पे ये न्यूज़ थी, इसको हम देख सकते, पढ़ सकते कि जिस तरीके से बड़े बड़े शहरों में एसी की ज़रूरतें बढ़ती जा रही, क्योंकि गर्मी हीट डोम बढ़ते जा रहे हैं। एक शहर है वहाँ पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, तो वो क्या गर्मी का ऐसे हीट डोम बन जाता। आप जब जब भी शहर से बाहर निकलो ना रात के समय, तो वहाँ पे थोड़ी ठंडक लगेगी। और जब शहर में आ जाते तो क्या होता, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन और जो भी गैसेस निकल रही, चाहे वो एसी से निकले या जो भी, तो वो क्या होती, जो कॉन्क्रीट हमारा सनलाइट एब्जॉर्ब करती फिर रात में छोड़ती है, तो उससे गर्मी बढ़ती है। कहाँ पे, शहरों के अंदर। ठीक है। तो वो हीट डोम बन जाता। जो शहर होते हैं ना बड़े बड़े, उसमें फैक्ट्रियाँ चल रही, पॉल्यूशन है, तो उसके कारण वहाँ पे क्या होता, हीट डोम टाइप का बन जाता। गॉट इट। और जो शहर के बाहर निकलोगे आप, तो वहाँ पे पेड़ ही पेड़ होंगे, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे ठंडक है काफ़ी। गॉट इट। तो इसी यही कॉन्सेप्ट का नाम होता है हीट डोम, या हीट आइलैंड भी कहते हैं इसको, कि एक आइलैंड सा बन गया किसका, हीट का। गॉट इट। तो खबर में यही था, जो बड़े बड़े शहर हैं भारत के, वहाँ पे एसी इस तरीके से अनिवार्य हो गया, इतनी गर्मी पड़ रही तो एसी अनिवार्य कर दिया। तो ये बताया कि किस तरीके से हम अपने घर को ऐसे डिज़ाइन करें कि उसमें जो खस होती है जो कूलर के अंदर भरते हैं, है ना, और जो बांस की जो तिरपाल होती है उसका यूज़ करें, तो हमें एसी की जो ज़रूरत है वो कम पड़ेगी। है ना। मतलब कुल मिला के अपने घर को डिज़ाइन इस तरीके से करना कि थोड़ा इको फ्रेंडली हो वो। ठीक है। जैसे खस लगा दी, या बांस से बनी हुई एक तिरपाल आती है ना, तो उसका यूज़ कर सकते हो। उसको थोड़ा गीला करेंगे तो वो बाहर की ठंडी हवा को क्या करता, एक तो छान भी देता। छान देने का मतलब ये होता कि बाहर जो पार्टिकल हैं, PM2.5, PM10 और भी गैसेस, तो उसको रोक देता, डस्ट पार्टिकल्स को। तो फिल्टर भी कर देता, साथ साथ में खुशबू भी अच्छी आती इसमें। अब जो खस आती कूलर की, उसमें खुशबू भी अच्छी आती, देन फिल्टर भी करता वो, और साथ साथ में ये ठंडी हवा भी देगा अगर पानी डालेंगे इस पे। तो वही यहाँ पे बताया किस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है कि खस का किस तरीके से, वैज्ञानिक नाम कोई नहीं पूछेगा तुमसे। ठीक है। और यहाँ पे सुगंधित होती है ना, औषधीय घास है। ठीक। किस पे काम करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये एवेपरेशन पे काम करती। ठीक है। एवेपरेशन करके वहाँ आपकी जो गर्माहट आती है उसको हटा देती, ठंडा कर देती। ठीक है। फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे को भी देख लेना यहाँ पर, कि कमरे में का तापमान कम रहेगा, और खुशबू भी आएगी अच्छी सौंधी सौंधी सी। ठीक है। देन उसके बाद जो बाहर के जो प्रदूषक कण हैं उसको भी रोक देता। तो इंडोर की जो एयर क्वालिटी है वो भी ठीक होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या, हम जो पुराने मेथड हैं हमारे उनका भी यूज़ कर सकते हैं, जो आज से 15-20 साल पहले यूज़ करते थे लोग। ठीक है। फिर जो बांस के पर्दे हैं, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, कि धूप को तो रोकता ही रोकता है, और हवा जो होती है अगर इस पे पानी डालेंगे तो हवा हवा अंदर आती है, इसको हवा को नहीं रोकता ये। तो ठंडी ठंडी हवा भी मिलेगी यहाँ पर। तो चिलपिलाती धूप को रोकने और हवा को बिना किसी रुकावट के अंदर आने के लिए काम करता है ये।
फ़ायदे, ड्यूरेबल है, यूज़ कर सकते हो, और हम क्या कर सकते हैं, सजावट के रूप में, एस्थेटिक फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, गॉट इट। तो यूपीएससी के लिए बहुत मेन चीज़ें यहाँ पर, जैसे हीट डोम, हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट बताया। जो कंक्रीट के जंगल हमने इमारतें बना खड़ी कर दी, वो दिन में सनलाइट को एब्जॉर्ब करती, है ना, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती, और रात को जब रिलीज करती तो वो शहर में ट्रैप हो जाती, है ना। जो डस्ट पार्टिकल हैं और भी जो गैसेस हैं वो ट्रैप कर लेती, है ना, वेप वेप वाटर वेपर वो ट्रैप करती, तो वहाँ पे क्या होती है, और गर्मी लगती, तो शहर, इसी से शहर का तापमान बड़ा दिखाई देता। ठीक है, गॉट इट। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है किस तरीके से हम नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन पे जा सकते हैं इसके लिए। जो भी हमने यहाँ पे बेम्बू के जो पर्दे हैं उसकी बात करी, या फिर वो खस जो कूलर में भरते हैं उसकी बात करी, घास की। ठीक। ग्रीन हाउस गैसेस की कमी। अब एसी जब चलाते हैं तो उससे कई सारी गैसेस निकलती है, इसमें क्या है, एक जो मेन गैस है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। अब ये जो गैस है वो गैस निकलती है, ओजोन का क्षरण करती। ओजोन का क्षरण नहीं, जो है ये क्या, ग्लोबल वार्मिंग गैस है, माफ़ करना मुझे, एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। यहाँ से बिजली जला रहे हैं अपन तो बिजली भी काफ़ी लग रही है, वहाँ पे कोयला की खपत बढ़ रही, है ना। और उससे क्या हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा। जो भी अगर हम जितने भी जलाएंगे तो उससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा, जिससे क्या होगी, और प्रॉब्लम होगी, और ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं बढ़ेंगी, है ना। हीट की प्रॉब्लम और होगी, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। फिर क्रॉस वेंटिलेशन वाला कॉन्सेप्ट, तो वही है, क्रॉस वेंटिलेशन मतलब कि हवा आर पर अच्छी तरह जा सकती। छत का पर्दा लगा दिया, है ना, जैसा मौसम नहीं बनेगा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जैसा मौसम नहीं बनेगा इसके लिए इमारत का डिज़ाइन करना होना वगैरह, हवा आर पार जा सके उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, इस तरीके का क्रॉस वेंटिलेशन के लिए काम में कर सकते हैं इसको, जो अभी बात करी। ठीक है, बांस के पर्दे की। फिर मिशन लाइफ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये मिशन लाइफ के बारे में कहा था कि लोगों के जीवन यानी कि लाइफस्टाइल में भी चेंज होना ज़रूरी है, कि वो पर्यावरण के प्रति एक तरीके से अपनी लॉयल्टी पेश करें और उसको बचाने के लिए काम में करें, है ना। तो ये युवा जो है आपका, जेन जी जनरेशन, उसको काम करना पड़ेगा, इसको उसको लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे मिशन लाइफ के बारे में बताया हुआ है किस तरीके से लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट हम चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, फिर लोकल इकोनॉमी। अब जो बांस और जो खस के पर्दे अर्दे बनाते हैं, उसमें डिज़ाइन भी निकालते, तो एक बहुत बेहतरीन से प्रोडक्ट बनाते ही है, अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी निकालते। तो वो यहाँ पे बताया कि एक वोकल फॉर लोकल है, उसको क्या मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया कि सड़क के किनारे ये लोग काम करते, दुकान लगाते अपनी, तो इनका भी रोजगार मिलेगा, कुछ पैसे आएंगे इनके पास। तो जो स्थानीय इकोनॉमी है, लोकल इकोनॉमी है, उसको बूस्ट मिलेगा। वोकल फॉर लोकल की जो भावना है वो मजबूत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया हुआ। देन इसके बाद क्या दिया, फिर वे फॉरवर्ड वही सब की जो अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं हम, इसमें एसी पर निर्भरता के बजाय हमें जो पारंपरिक ज्ञान है ना, जो पुराना ज्ञान जैसे कि बताया इनके 15-20 साल पहले यूज़ होता था वो सब चीज़ें, तो उसका भी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एक होलिस्टिक अप्रोच लगानी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि दिन भर ही एसी चल रहा, तो वो सब चीज़ें। और जो आज का गृह रेटिंग सिस्टम है, मतलब स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, और ग्रीन बिल्डिंग के लिए सर्टिफिकेट आता है गृह का, तो उसके बारे में बात करना है ना, उसको एडवांस करना, वो सब चीज़ें। ठीक है, एक ग्रीन बेल्ट का कॉन्सेप्ट आता, तो वो सब चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है ना। रूफ टॉप पे हम लोग ग्रीनरी बढ़ाते हैं, तो वही ग्रीन बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे बात हो रही। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन गृह नाम की एक संस्था करती। ठीक है, ये रेटिंग देती है इस बारे में। तो ये पूरा ताना बना था इसका, पूरा हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर लिया इसका। ये मेनली जो टॉपिक है वो अर्बन प्लानिंग का टॉपिक है ना। क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है, लेकिन वो मेनली मेंस का टॉपिक है, ये किसके लिए, मेंस का टॉपिक, किस तरीके से हीट डोम्स बनते जा रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर अब यहाँ पे टॉपिक आया कि 8 फूड कंपनीज को क्या फसाई ने नोटिस दिया कि वो मिसलीडिंग हेल्दी जो होता ना, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट ऐसे कर रही थी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। ठीक है, तो फसाई ने नोटिस दे दिया। अब यहाँ पे ये तो ज़रूरत है नहीं कि कौन कौन सी कंपनी थी, न्यूज़ में क्या आ गया, न्यूज़ में आ गया फसाई, तो उसको भी देख लेते भाई। तो यहाँ पे वही न्यूज़ है कि इशू नोटिस करा कि 8 फूड कंपनीज को, कि किस तरीके से आप हेल्थ क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, कि इसमें विटामिन हैं, इसमें ये वीगन्स है, इसमें ये चीज़ें मिली, इसमें ये चीज़ें हैं, तो वो फॉल्स इंप्रेशन जा रहा है लोगों पे। तो वो यहाँ पे उसका वायलेशन है कौन सा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का। अब 2006 में ये एक्ट आया, तो 2008 के अंदर एक बॉडी बना दी, कौन सी, FSSAI, फसाई। तो ये बॉडी भी कब बनी, 2008 के आसपास, उसके कौन से एक्ट से, ये वाले एक्ट से। तो उसने यहाँ पे नोटिस दे दिया, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं।
तो वो यहाँ पर ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ है जो ज़रूरत है नहीं अपने पास। ठीक है। फिर 8 कंपनी को किस लिए दिया? क्योंकि वो हेल्थ और जो ट्रू विटामिन है वीगन के बेस पे बहुत इन शब्दों का यूज़ करके पैसे कमा रही थी। तो मतलब फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर रही थी यहाँ पर। ठीक है। फसाई के बारे में यहाँ पे पूरा बताया हुआ किस तरीके से आपत्ति जगह, ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, ज़रूरत है नहीं इसकी। इसको जब देखोगे तो वही सब यहाँ पे सब लिखा हुआ है। राइट। कानूनी ढांचे की बात करेंगे तो किस तरीके से किस नोटिस पे करा उसने, मतलब कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करा। तो 2006 का जो एक्ट है फूड सिक्योरिटी वाला, तो उसकी धारा 2453 का यूज़ करा कि जो जो भी इस तरीके के विज्ञापन होते हैं ना, तो उसको भ्रामक विज्ञापन उस पर कार्रवाई करने के लिए बात कही यहाँ पर। ठीक है, इस इन धाराओं के अंदर। फिर उसके बाद 2018 का रूल है विनिमय। ठीक है। और फिर 2022 के भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि इसके इसमें बात करोगे तो इसके अनुसार दावों का वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। जो भी दावे कर रहे हैं उसका वैज्ञानिक आधार हो कि हाँ इसमें सच में मिली हुई वो चीज़ें। जो पैकेजिंग पर लिखे हुए शब्द हैं जैसे इम्यूनिटी बूस्टर, ज़ीरो फैट, नेचुरल, इन सब जो भी मापदंड हैं उसको पूरा करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप तो फोकट में लिख दे रहे। ठीक है। फिर यहाँ पे 2022 में ट्रांस फैट के ऊपर की बात करी। और भी कई चीज़ें जैसे यहाँ पे कि कोई भी कंपनी अपने उत्पाद पर वीगन लोगो या दावा तब तक पेश नहीं कर सकती जब तक क्या फसाई की पूर्व अनुमति ना हो। प्रायर अप्रूवल लेना ज़रूरी है फसाई से। ठीक है। गॉट इट, इस अथॉरिटी से। फिर यहाँ पे हेल्थ वॉशिंग, जैसे ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना कि कोई प्रोडक्ट बनाया आपने बता दिया कि बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। बस वो केवल मार्केटिंग के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बेचने के लिए हमने ग्रीन वॉशिंग कर दी, मतलब उसमें फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम होता ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग के कॉन्सेप्ट की तरह ही क्या एक हेल्थ वॉशिंग का कॉन्सेप्ट होता, मतलब मार्केटिंग इस तरीके से करना कि लोगों को बताना कि ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, इसमें ये विटामिन में है आपके, है ना, ये प्रोटीन है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन एक्चुअल में उसमें कुछ होता नहीं। जैसे बात करें कि वो स्टिंग का एग्जांपल ले लो, स्टिंग में एनर्जी है, ये वो शुगर ही शुगर रहता है उसमें। तो ये क्या है, ये हेल्थ वॉशिंग का कॉन्सेप्ट होता कि आपको दिखाना कि इसमें ये प्रोडक्ट हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, धड़ल्ले से बिक जाती चीज़ें। तो उस चीज़ को हम हेल्थ वॉशिंग के कॉन्सेप्ट में रखते हैं। समस्या क्यों बढ़ रही, तो उसमें यही बताया हुआ है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अत्यधिक चीनी वाले जूस को 100% असली जूस के नाम से बेच रहे लोग बाग, है ना, मैदे वाले बिस्कुट को कह रहे कि फाइबर से भरपूर। तो ये सब चीज़ें फॉल्स जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा, इन सब चीज़ों को ही देख के लोग बाग खरीद लेते कि मुझे तो असली जूस पीने को मिल रहा। लेकिन पी क्या रहे होते वो, केवल चीनी, है ना, खा क्या रहे होते केवल मैदा, कोई फाइबर नहीं मिलता उसमें। तो वो यहाँ पे बताया हो किस तरीके से हेल्थ वॉशिंग भी धड़ल्ले से हो रही। इम्पैक्ट के बारे में बताया किस तरीके कंज्यूमर कंज्यूमर राइट हैं उसको संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। और इसका क्या महत्व, उसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई क्या कह दिया यहाँ पे, ये ज़रूरत है नहीं, पर इतना समझो कि जो भी उपभोक्ता है, हम जैसे लोग हैं, सामान खरीदने जाते हैं तो उनको पूरा अधिकार है कि पूछना कि कोई गलत सूचना तो नहीं मिल रही, इसमें क्या क्या है। ठीक है। जो भी लेबलिंग हुई क्या सब वो सही हुई, हमारे स्वास्थ्य पर कोई गलत असर तो नहीं आएगा। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलना ज़रूरी है, किसको, अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था ना 2019 का, जिसने बता दिया कि उपभोक्ता को पूरा पूरा अधिकार है पूछने का। अगर लेबलिंग की गई है तो उसको अधिकार है ना, कानूनी अधिकार है इस समय। गॉट इट। फिर यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ गई, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो डायबिटीज़ है, शुगर है ना, डायबिटीज़ शुगर सेम ही है। देन उसके बाद ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ट्रांसफर बढ़ती जा रही चीज़ों में। तो उससे क्या हो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए भी यहाँ पर क्या, ऐसी अथॉरिटी, ऐसे रूल्स की ज़रूरत है, लेबलिंग की ज़रूरत है ना, और जो हेल्थ वॉशिंग हो रही है उसको रोकने की ज़रूरत है। वो यहाँ पे बताया हो कि डायबिटीज़ हो गए, जो हार्ट स्ट्रोक हो गया, मोटापा हो गया, ठीक है, और भी जो ब्लड प्रेशर हो गया, उन सब जो बीमारियों से बोझ की तरह दबते जा रहे हैं हम लोग, जो भी भ्रामक लेवलिंग हो रही, उसके कारण लोग अनजाने में कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, हम तो अच्छी चीज़ खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ भी खा रहे हैं। जूस के, फ्रूट जूस के नाम पे वो क्या पी रहे हैं, शुगर ही शुगर पिए जा रहे हैं। तो वो यहाँ पे फसाई ने यही कहा कि सख्ती से नियमों का पालन हो जाए, कि जो भी स्वास्थ्य नीति है उसका सख्ती से पालन हो। ठीक है। जो भी यहाँ पे जो लेबलिंग हो रही
उसका सख्ती से पालन हो, और जो फसाई जो भी नोटिस जारी कर रहा है उसको सख्ती से माना जाए। ठीक है, गॉट इट। फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट जवाबदेही, जो फूड इंडस्ट्री है उसको सीधा संदेश है इस बात का कि जो भी आप यहाँ पे लूप होल का यूज़ कर रहे हैं ना, उसके फ़ायदे उठाना बंद कर दो। ये चीज़ गलत है। ये आपको अल्पकालिक तो फ़ायदा देगी, लेकिन आगे टाइम पे ये नुकसान करेगी। तो वो यहाँ पे बताया हो कि उनकी अकाउंटेबिलिटी भी कम हो रही, तो जिसको बनाना ज़रूरी है। जो कंपनी है, जो फूड इंडस्ट्री वाली कंपनी है, उनको अकाउंटेबल बनाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी छापती रहें वो लोग। ठीक है, निष्कर्ष की बात करोगे तो वो यहाँ पर सेम चीज़ें हैं कि फसाई का ये जो कदम है, प्रो एक्टिव गवर्नर का उसके उत्कृष्ट उदाहरण है ना। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है कि केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग के जैसे सख्त नियमों को लागू करना, आम जनता के बीच में पोषण के जो न्यूट्रिशन लिटरेसी है ना उसको बढ़ाना। न्यूट्रिशन लिटरेसी का मतलब ये होता है कि लोगों को पता हो कि इस चीज़ में इतना फैट है, इतना प्रोटीन है, इतना ये है, तो किस तरीके से खाएं। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ों को बताना, मतलब न्यूट्रिशन लिटरेसी का मतलब सिंपल है कि जो वो खा रहा व्यक्ति, जो भी खाना खा रहा, उसको पता हो कि इसमें क्या क्या मिलेगा अपन को। ठीक है, तो उसी को हम न्यूट्रिशनल लिटरेसी कहते हैं। दैट्स इट। फिर फसाई के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि 2006 में एक्ट आया था, और 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, एक स्टैचुटरी बॉडी है, ऑब्वियस बात है, एक कानून से बनी, एक एक्ट के द्वारा बनाई गई। इस मंत्रालय के अंतर्गत आती तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, मतलब जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके अंतर्गत आती। राइट। फिर इसका उद्देश्य क्या है? वही जो लेबलिंग करना है ना, जो भी खाने पीने का सामान है, पौष्टिक आहार को उपभोक्ता तक पहुंचाना। जो स्टैंडर्ड होते खाने पीने के उसको देखना कि ये खाना ठीक है या नहीं, कि नुकसान करेगा, वगैरह वगैरह। जो मानव के उपभोग की चीज़ें हैं, तो मतलब इंसानों तक, जो हमारे सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उन तक एक पौष्टिक भोजन पहुँचे। जो भी खा रहा है उनकी थाली में या फिर जो भी पैकेट में वो ले रहे हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड हो कि इसमें ये चीज़ें हैं, तो सुरक्षित महसूस करे कि हाँ सही चीज़ खा रहे हैं। तो उसका यही उद्देश्य है फसाई का। फिर पुराने कई सारे कानून थे 2006 के पहले, 2008 के पहले कई सारे पुराने कानून थे अलग अलग चीज़ों के लिए, चाहे वो मीट के लिए, फल उत्पाद के लिए। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें। तो कई सारे कानून को मिला के ख़त्म करके हमने एक कानून बना दिया, जिससे क्या सिंगल रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करे। मतलब पूरा का पूरा जितने भी चीज़ें हैं खाने पीने की, वो सब किसके हाथ में है? उनका स्टैंडर्ड और उनकी सिक्योरिटी अब किसके हाथ में है? वो फसाई के हाथ में है, FSSAI के हाथ में। ठीक है, गॉट इट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे अध्यक्ष होते, जो केंद्र सरकार बैठाती है इनको, है ना, उनकी नियुक्ति करती। ये सेक्रेटरी लेवल के एक IAS ऑफिसर होते। ठीक। देन उसके बाद सदस्य की बात करेंगे तो 22 सदस्य में 1/3 महिलाएं होना जरूरी है। इसके मुख्यालय की बात करोगे तो नई दिल्ली में मुख्यालय है, और 4 क्षेत्रीय मुख्यालय, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। बड़े बड़े शहरों में इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। फिर कार की बात कर दी, यहाँ पर वही रेगुलेशन स्टैंडर्ड देखना। ठीक है, जो भी यहाँ पे कंटेमिनेट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कीटनाशक हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, उसकी लिमिट तय करना, कितना यूज़ कर सकते हैं आप इन चीज़ों में। ठीक है, फिर लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट, तो भी फूड बिजनेस करने जा रहे हैं तो उनकी लाइसेंसिंग के लिए। ठीक है, तो एक 14 नंबर का एक नंबर जारी करता है, 14 अंक का। तो इतना ज़रूरत है नहीं कि 14 अंक का है, कितना ज़रूरत है, बस इतना समझो कि लाइसेंसिंग के लिए काम में आएगा। देन उसके बाद प्रयोगशाला को मानता है, जो भी फूड के ऊपर, खाने पीने के सामान के ऊपर रिसर्च करने के लिए लैब खोलना चाहते हैं, तो उनको प्रयोगशाला खोलना चाहते हैं तो उनको मान्यता देना। ठीक है, फिर आयात निर्यात, बाहर से जो भी हम खाने पीने का सामान आयात कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, आ रहा है इंडिया के अंदर, तो उसकी जांच करना, इंपोर्ट कंट्रोल करना। फिर लोगों में जागरूकता बनाना, जैसे कि न्यूट्रिशनल लिटरेसी के बारे में ऊपर बात करी, है ना। एक ईट राइट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारी चीज़ जैसे यहाँ दिया, ईट राइट इंडिया, नागरिकों को सही सुरक्षित पौष्टिक खाना चुनने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। फिर इंडेक्स भी निकालता है ये, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, तो राज्यों को खाद्य सुरक्षा के मापदंड पर रैंकों के आधार पर इंडेक्स जारी करता, कि कौन सा जो स्टेट है वो किस तरीके से कितना परफॉर्म कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे रूको, रिपर्पस यूज्ड कुकिंग फ्यूल, मतलब एक ऐसे कुकिंग फ्यूल होते हैं ना जो काले पड़े आते हैं, बार बार यूज़ करते लोग बाग उसको, तो उनको खरीदना, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर ज़्यादा यूज़ करोगे ना तो वो कैंसर भी बनाते हैं बॉडी के अंदर। तो उनको खरीद लेना वापस, जिसका यूज़ कहाँ पे करेंगे? बायोडीजल के अंदर करेंगे। ठीक है, इससे तेल की बर्बादी नहीं होगी, और एक ये जो रिसाइकिल की प्रोसेस है वो भी पूरी हो जाएगी हमारी, है ना। एक कदम रिसाइकिल की और भी बढ़ेंगे। तो जो बार बार फ्राई करते लोग, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, है ना, और भी बड़े बड़ी कंपनियां होती हैं जो क्या करती हैं,
जो फ्राइड सामान बेचती तो वो बार बार उसी तेल का यूज़ करती रहती। जैसे कई सारी रील देखी होंगी आपने कि एक तवे के अंदर जो काला काला तेल डाला। अब तो वो समझ में नहीं आ रहा वो काला तेल है या डीजल है, मतलब काला तेल है कि वो है डाबर है, ठीक है, क्रूड ऑयल है। तो वो यहाँ पे बताया कि किस तरीके से लोग उसी फ्राइड ऑयल का बार बार यूज़ करते, तो उसको खरीदना वापस, है ना, और उसको उससे बायोडीजल बनाना और भी कई सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री में काम में आ सकती, खाने पीने के लिए नहीं, किसी और चीज़ के लिए। तो वो यहाँ पे ये प्रोडक्ट, ये भी फसाई का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये कई सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइसेंस इसको पढ़ सकते हैं, ये पहले की न्यूज़ेस हैं, ठीक है, टर्नओवर वगैरह वगैरह, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ये पहले की न्यूज़ जो अभी न्यूज़ में था वो बता दिए। इसको पॉज करो आप, इसको बिल्कुल पॉज करो और पढ़ लो इसको, गॉट इट, वही सब, ठीक है। जो मेन मेन थे वो बता दी मैंने आपको, राइट। ये यहाँ पे जो भी है वो पढ़ सकते, जो मेन था वो यहाँ पे ये तीन चीज़ें मेन थी यहाँ पर, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, गॉट इट। फिर इसके बाद पोस्टैक, खाद्य व्यवसाय में काम करने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता का प्रशिक्षण देना, कि आपको जो चीज़ बना रहे हैं, खाने पीने का सामान बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी स्वच्छता भी रखो, सुरक्षा भी रखो, ठीक है। फिर ट्रांसफैट वाला कॉन्सेप्ट कम करना, जैसा अभी कुछ पहले ही हार्ट अटैक रिवाइंड मतलब एक इनिशिएटिव चलाया था कि किस तरीके से हम ट्रांसफैट को कम से कर सकते, शून्य कर सकते, तो वो यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल आप, टर्नओवर वगैरह के बारे में बात है, ये पहले की न्यूज़ हैं, ठीक है। फिर चुनौती के बारे में और आगे की राह में बताया कि चुनौतियाँ ये हैं कि अरे अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है, हमारे पास क्या है, उस तरीके से जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है ना वो नहीं है, ठीक है। फूड टेस्टिंग लैब की कमी है, कर्मचारियों की कमी, और जो कर्मचारी हैं भी तो उनका इतना ज्ञान नहीं है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह स्किल बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कोई खाने बनाने में भी स्किल चाहिए क्या? खाने बनाने में स्किल नहीं चाहिए, मतलब खाने बनाने के लिए स्किल तो है लोगों के पास, लेकिन किस तरीके से हम और भी प्रोसेस होती है उसको कराया जाए, ठीक है। वो फूड सेफ्टी से भी हो सकती, वो क्लीनिंग से भी हो सकती, साफ सफाई से रिलेटेड, ठीक है। तो कर्मचारियों की कमी तो है, जो कर्मचारी हैं भी तो उनमें भी बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। फिर असंगठित क्षेत्र, अधिकतर क्षेत्र कैसे हैं भैया, ढाबे वाले, ठेले वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, तो ये असंगठित हैं, इनकी निगरानी करना बहुत मुश्किल है, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। फिर उसके बाद हेल्थ वॉशिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, लोग ठप्पा लगा के तो बेच रहे हैं कि भैया वो बिल्कुल 100% प्योर है, 100% ऑर्गेनिक है ना, वीगन हेल्दी है, लेकिन उसमें क्या है, जंक फूड ही खा रहे हैं अपन। तो वो यहाँ बताया हुआ है किस तरीके से हेल्थ वॉशिंग चल रही है ना, एक तरीके से भ्रामक विज्ञापन चल रहे हैं। फिर आगे की राह में वही सब चीज़ें है कि एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इन सब का यूज़ कर सकते हैं सप्लाई चेन में, ठीक है। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का यूज़ कर सकते हैं, इसके जो नियम हैं उसको सख्ती से पालन करवाना होगा, ठीक है। और जो भी यहाँ पर, ताकि ग्राहकों को जो भी पता चले इसमें कितनी चीनी है, नमक है, फैट है वगैरह वगैरह, तो वे फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है कि हम एआई और डीप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों में, है ना। तो ये पूरा का पूरा ताना बाना हो गया आज के न्यूज़पेपर का, जो मेन मेन टॉपिक थे उसके बारे में हमने बात कर ली, राइट। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।